दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी राजनीतिक सच्चाई लेकर आए हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बात आपको वीडियो पूरा देखने पर ही समझ में आएगी और जो भाई हमारी इस राय से सहमत हो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है या ये नामुमकिन है? सवाल नंबर 2, अगर उन्हें हराया जा सकता है तो कैसे? किसी चेहरे, किसी नारे, घोषणा पत्र, विचारधारा के बूते या इन सब के मेल से? सवाल नंबर 3, क्या कोई उन्हें हराने की कोशिश कर भी रहा है? अपने दिल पर हाथ रखकर तीसरे सवाल का जवाब पहले दीजिए। विपक्ष के कौन महारथी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं? राहुल गांधी के हाथ में दूसरा सबसे बड़ा वोट आधार है, लेकिन उसका नाम लेते ही कई लोग फौरन कह बैठेंगे कि अरे राहुल तो खुद ही तैयार नहीं दिखते हैं। ये इस सवाल से कतराना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ही तैयार है? आंतरिक कलह, असंतोष, राज्यों पर ढीली पड़ती पकड़, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका लंबे समय तक सत्ता में रही पार्टी को सामना करना ही पड़ता है। लेकिन क्या इस पार्टी के पास चेहरा या नारा या घोषणा पत्र या विचारधारा तक है कि मोदी को चुनौती दे सके? तो आपको बताते चले, शरद पवार का कहना है कि कांग्रेस एक पुराने जमींदार जैसी है जिसके हाथ से जमीन तो निकल गई है मगर हवेली बची हुई है और उसे संभाले रखने की ताकत उसमें नहीं रह गई है। लेकिन वे देख चुके हैं कि सामंतों के विपरीत पतनशील पुरानी पार्टियां किस तरह फिर उठ खड़ी होती हैं, पुनर्गठित हो जाती हैं। ऐसा भारत में भी हुआ है और दूसरे लोकतांत्रिक देशों में भी नई लेबर पार्टी भी उभरी, नई रिपब्लिकन पार्टी भी और निरंतर नई होती डेमोक्रेटिक पार्टी भी। और दूर क्यों जाएं, मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में नई भाजपा भी सामने आई। क्या पुरानी भाजपा से इसका कोई मिलान हो सकता है? ये लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जाकर पूछ लीजिए। उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार की तरह राजनीति में गला काट होड़ चलती रहती है। चुनौती पेश करने वाले को पहला काम यह करना होता है कि अपना माल ऐसा लाए जो सबसे अलग हो। आज कांग्रेस अपनी विचारधारा को लेकर उलझन में है। कट्टर सेकुलर बने या नरम हिंदुत्ववादी बने, धुर वामपंथी बने या शांत मध्य मार्गी, क्या नारा दे, गरीबी हटाओ या चौकीदार चोर है, कौन जाने। मुझे मालूम है कि मैं जो कह रहा हूं उससे इसके कई समर्थकों में खलबली पैदा हो जाएगी। आज भी इस पार्टी को देश भर में 20% वोट मिलते हैं, जो इसके बाद की 6 पार्टियों के कुल वोट से ज्यादा ही है। कांग्रेस को पहले ये कबूल करना होगा कि वो गहरे संकट में है कि किस तरह उसके ज्यादा से ज्यादा वफादार मतदाता विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो विकल्प भाजपा ही हो। कांग्रेस का 20% राष्ट्रीय वोट आधार 2014 और 2019 में भी कायम रहा, लेकिन उसके नेताओं को पता है कि यह आधार मोदी के आने से बहुत पहले ही सिकुड़ने लगा था। कुछ तो खिसक कर भाजपा में गया, खासकर हिंदी पट्टी के कुछ ओबीसी और दलित वोट। बाकी वोट भाजपा विरोधी छोटी पार्टियां काट रही हैं, खासकर वो जो सेकुलर होने का अधिक विश्वसनीय दावा करती हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में उसका वोट आधार पहुंच डाला है और उनकी तृणमूल कांग्रेस वहां नई कांग्रेस ही बन गई है और त्रिपुरा में तो वो कांग्रेस प्लस वाम दल बन गई है। कांग्रेस के दूसरे गढ़ आंध्र प्रदेश पर अब उन लोगों ने कब्जा कर लिया है जो ममता की तरह कभी उसके अपने थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के अवतार है, उनके मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत, और अब तो वो पंजाब के उसके किले पर भी नजर गड़ा रहे हैं। बड़े धैर्य के साथ उनकी आप उत्तराखंड और गोवा जैसे उनके बाकी बचे किलों में सेंध लगाने में जुटी है। हिंदी पट्टी के किसी भाजपा विरोधी नेता की आज कोई गिनती नहीं है। और रहा सवाल मायावती का, हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वो भाजपा विरोधी हैं। यादव बंधुओं में से कोई भी नेता चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। नीतीश की बात करें तो क्या वो मोदी को चुनौती देना चाहेंगे? तेवर के हिसाब से 2 मजबूत नेता ऐसे हैं जिनमें मोदी से लोहा लेने का कौशल और इच्छा शक्ति है। शरद पवार उनमें शामिल नहीं है। वो 2 हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। उनकी पार्टी अभी अपने विकास के शुरुआती चरण में ही है और उनकी जोरदार पकड़ को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। लेकिन उस समूह में सबसे कम उम्र का होने के कारण उनके पास अभी समय है। वास्तव में वो देश के दूसरे प्रमुख नेताओं में एक को छोड़ बाकी सबसे छोटे हैं। वो एक है योगी आदित्यनाथ जो भाजपा में है। मोदी शाह को ममता की शिकस्त दिल्ली में केजरीवाल की बार बार कामयाबी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे किसी नेता के मुकाबले में अभी भी उन दोनों से कहीं ज्यादा जोरदार संघर्ष कर रही है। वे दूसरे विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों के डर से चुप रहने या संभल कर बोलने के लिए तंज कसती है। तो ये सही भी है, वो अपनी व्यापक लोकप्रियता बनाने में जुटी है, लेकिन उनकी भौगोलिक पहुंच अभी भी सीमित है। भारतीय राजनीति के मानदंडों के हिसाब से अभी उतनी उम्रदराज नहीं है। वो मोदी से कुछ छोटी है, लेकिन एक पूरी तरह बंगाली पार्टी को अखिल भारतीय पार्टी बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा।
बशर्ते ऐसा अवसर न आ जाए जो उन्हें उछाल दे दे। सबसे बड़ी विपक्षी दल में दांव रखने वाले क्या बगावत कर सकते हैं और सीईओ बदलने की मांग कर सकते हैं, भूल जाइए। तो हमने जो तीसरा सवाल उठाया था उसका जवाब ढूंढने के बाद हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं। मोदी को हराने की ताकत तो कई रखते हैं, लेकिन अपने ही गढ़ में कुछ ऐसे भी सिमार्ट हो सकते हैं जो महाराष्ट्र की तरह भाजपा से सत्ता छीनने के लिए कई ताकतों को एकजुट कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसी में अकेले इतनी ताकत नहीं दिखती कि वो मोदी को हरा सके। शुरुआती पूंजी के तौर पर कांग्रेस के 20% वोट के बिना उन्हें कोई नहीं हरा सकता। क्या कांग्रेस बदलेगी? हम नहीं कह सकते। क्या वो उद्यम पूंजीपति की तरह अपने वोट की पूंजी ऐसे किसी को दे सकती है जो मोदी को विश्वसनीय तरीके से हरा सके? पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में कोई अजय नहीं होता। लोकतंत्र का इतिहास उन लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो ये मान बैठे थे, और बेवजह नहीं कि वे तो अजय हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप है। हालांकि अमेरिका और भारत में तुलना नहीं हो सकती। अगर हम अपनी राजनीति पर ही नज़र डालें तो कई प्रासंगिक उदाहरण मिल जाएंगे। क्या इंदिरा गांधी ने सोचा होगा कि 1977 में वे हार जाएंगी? क्या राजीव गांधी ने सोचा होगा कि 1984 में उतरे भारी बहुमत से जीतने के बाद 1989 में उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा? क्या अटल बिहारी वाजपेयी और उनके समर्थकों को यकीन होगा कि 2004 के चुनाव का नतीजा एनडीए के पक्ष में बड़े बहुमत के सिवा कुछ और होगा? इस नाटकीय उलटफेर में एक समानता है। हर मामले में शिकस्त किसी चुनौती देने वाले ने नहीं दी, अजय नेता ने खुद अपनी हार को न्योता दिया। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी की आक्रामकता ने, राजीव को अपनी कई भूलों ने, वाजपेयी और उनकी पार्टी को गठबंधन के साथियों के प्रति उपेक्षा ने डुबोया। तो क्या विपक्ष इस उम्मीद में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा कि मोदी खुद को ही हराएंगे? ये बुरी खबर भले हो, लेकिन हकीकत यही है कि इसके पीछे कोई संकेत नहीं है। वो उनकी पार्टी अपने जनाधार को निरंतर सुरक्षित कर रही है। हर राज्य में वो इस तरह प्रचार कर रहे हैं मानो जीवन मरण का सवाल खड़ा हो। 2 साल बीत चुके हैं और कांग्रेस खुद अपना नेता नहीं ढूंढ पाई है। फिलहाल अंतिम बात कह दें, क्या विपक्ष में किसी के पास इतनी ताकत है कि वो मोदी से चुनावी जंग में लोहा ले सके, उनके खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग कर सके, तमाम तरह की ताकतों को एकजुट करके उन्हें हरा सके, या पहले कम से कम उन्हें उस राज्य में भारी चोट पहुंचा सके जो उनकी पार्टी के लिए बेहद निर्णायक है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, हमारे पहले 2 सवालों का किसी के पास शायद अलग जवाब हो।